नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो यूपी जीके का सेकेंड पार्ट है और इसमें आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आप तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं: यूपी का प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। वन लाइनर फॉर्म में ये पूरा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आप देखेंगे, बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य का प्रशासन कैसे काम करता है। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 एक के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री जो होता है वो विधायक दल का विधानसभा में नेता होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल में है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका विधानसभा और विधान परिषद हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जहां पर 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहां पर केवल 2-2 विधानसभा सीटें हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वो किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये पूरी जानकारी थी यूपी के प्रशासन से जुड़ी हुई। अब हम बात करेंगे जिला प्रशासन की जानकारी से जुड़ी हुई। जिलाधिकारी, डीएम एवं अन्य अधिकारी। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। जब डीएम राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। जब राजस्व वसूली करता है तो वो कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहा होता है। जिलाधिकारी एक साथ कई पदों पर बैठा होता है। जब डीएम कानून व्यवस्था देखता है तो उसे जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। पुलिस प्रशासन का मुखिया जिले में पुलिस अधीक्षक, एसपी या एसएसपी होता है। विकास कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। 76वें जिले की बात चल रही है और उसका भी निर्माण होना लगभग तय है। नवीनतम गठित जो मंडल है वो अलीगढ़ है, 18वां है। लखनऊ में मंडल में सर्वाधिक 6 जिले शामिल हैं। उप प्रभागीय अधिकारी एसडीएम तहसील स्तर पर डीएम का प्रतिनिधि होता है। अब हम बात करेंगे तहसील एवं राजस्व व्यवस्था की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्व परिषद की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। राजस्व परिषद के दो भाग हैं, प्रशासनिक लखनऊ और न्यायिक प्रयागराज। राजस्व मामलों का प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। प्रशासनिक शाखा के कार्य भू अभिलेखों का रखरखाव, बंदोबस्त, मालगुजारी, वसूली। न्यायिक शाखा के कार्य निगरानी करना, अपील करना और पुनर्विलोकन करना। अब हम बात करेंगे तहसील एवं लेखपाल की, जो आपका पद है। तहसील स्तर पर करों की, टैक्सों की वसूली हेतु मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसीलदार को द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की श्रेणी शक्तियां प्राप्त होती हैं। नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीनस्थ कार्य करता है और भू राजस्व का पर्यवेक्षण करता है। लेखपालों के कार्यों का वर्णन लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में है। लेखपाल को पूर्व में पटवारी कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह के समय नाम बदला गया और इसे अब लेखपाल कहा जाता है। लेखपाल अपने हल्के क्षेत्र का
ग्राम रजिस्ट्रार माना जाता है। लेखपाल का स्थानांतरण परगना अधिकारी, एसडीएम, असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा किया जाता है। कानूनगो राजस्व निरीक्षक लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण करता है। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने किया था। अकबर ने पटवारी प्रणाली को बढ़ावा दिया और व्यवस्थित किया। लेखपाल के पास कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक जो होता है उसका लेखा जोखा होता है। कृषि वर्ष को राजस्व शब्दावली में फसली वर्ष कहा जाता है। लेखपाल आपदाओं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि की रिपोर्ट तहसीलदार को देता है। पशु गणना और कृषि गणना में लेखपाल की भूमिका अहम होती है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लेखपाल लगाता है। ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट लेखपाल धारा 67 के तहत देता है। विरासत दर्ज करने का अधिकार अब लेखपाल को दे दिया गया है। प्रत्येक माह में 2 बार तहसील दिवस, जिसे अब संपूर्ण समाधान दिवस का नाम दिया गया है, का आयोजन होता है। राजस्व निरीक्षक आरआई खसरा और खतौनी की सत्यता की जांच करता है। अब हम बात करेंगे भूमि अभिलेखों की, लैंड रिकॉर्ड्स की। तो जानेंगे खसरा किसको कहते हैं। खसरा एक कानूनी कृषि दस्तावेज है। खसरा में खेतों का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार और बोई गई फसल का विवरण होता है। आरसी प्रपत्र 4, आरसी फॉर्म 4 का संबंध खसरा से है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटरीकृत खसरा में 46 कॉलम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो कंप्यूटरीकृत खसरा बनता है उसमें 46 कॉलम होते हैं, परिवर्तनशील डिजिटल फॉर्मेट में। खसरा का प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है, रिन्यू किया जाता है। खसरे में लेखपाल द्वारा फसल का ब्यौरा दर्ज करना पड़ताल कहलाता है। पहली पड़ताल खरीफ 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। दूसरी पड़ताल रबी 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल जायद 1 मई से प्रारंभ होती है। खसरा अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, बल्कि उसका आधार है। अब हम बात करेंगे खतौनी की। खतौनी एक अधिकार अभिलेख है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। इसमें भूस्वामी का नाम, हिस्सा और भू राजस्व लगान का विवरण होता है। खतौनी 6 वर्ष में एक बार तैयार नवीनीकृत की जाती है। किसी परिवार के सभी सदस्यों की जमीनों का एक ही रजिस्टर में विवरण खतौनी है। खतौनी में परिवर्तन दाखिल खारिज तहसीलदार, नायब तहसीलदार के आदेश से होता है। खतौनी में वर्तमान में 13 कॉलम होते हैं। लाल स्याही से खतौनी में बंधक भूमि या विशिष्ट आदेशों को दर्शाया जाता है। अब हम बात करेंगे अन्य दस्तावेजों के जो लेखपाल से जुड़े हुए हैं और राजस्व से जुड़े हुए हैं। सजरा गांव का नक्शा होता है, मैप कहता है। सजरा कपड़े पर बना होता है और इसमें खेतों का गाटा संख्या यानी कि नंबर लिखा होता है। नक्शे का रखरखाव और संशोधन लेखपाल करता है। दिनचर्या बही में लेखपाल प्रतिदिन के कार्यों का विवरण लिखता है। डायरी 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए होती है। खेवट जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदारों का रजिस्टर था, अब समाप्त कर दिया गया है। किसान बही किसान के पास रहने वाली पासबुक है। किसान बही में किसान की खेती, प्रकार और राजस्व का विवरण होता है। किसान बही जारी करने का अधिकार तहसीलदार कानूनगो का है। सीमा द्योतक चिन्हों की सूची को लेखपाल सुरक्षित रखता है। गांव के रजिस्टर ग्राम रजिस्टर का संबंध धारा 31 से है। दाखिल खारिज का अर्थ है स्वामित्व का हस्तांतरण। दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो 35 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए अविवादित मामलों में। अब हम बात करेंगे राजस्व शब्दावली में एवं मापन की। चकबंदी बिखरे हुए खेतों को एक जगह करना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 कैराना और मुसाफिर खाना से शुरू हुई थी। पूरे प्रदेश में चकबंदी 1958 में लागू हुई। चकबंदी विभाग का प्रमुख चकबंदी आयुक्त होता है। सीमांकन 2 खेतों के बीच मेड़ या सीमा तय करना, इसे पत्थर नसब भी कहते हैं। सीमा विवाद का निपटारा एसडीएम उप जिलाधिकारी करता है। जमाबंदी यह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आरओआर का ही एक रूप है। आबादी भूमि वह भूमि जहां गांव के लोग निवास करते हैं। बंजर भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना हो रही हो। ग्राम समाज की संपत्ति। मिन जुमला नंबर वह गाटा संख्या जिसका भौतिक विभाजन मौके पर ना हुआ हो। गज ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया मापन पैमाना। 1 एकड़ में 1.6 बीघा कच्चा या 4840 वर्ग गज होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज का होता है।
एक पक्का बीघा 20 बिस्वा होता है और एक बिस्वा 20 बिस्वांसी होता है। एक बिस्वांसी 20 कछवांसी होता है। एक लट्ठे में 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होते हैं। 20 बिस्वांसी में एक वर्ग लट्ठा आता है। एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा लगभग 4 बीघा आता है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर आता है। जरीब का प्रयोग भूमि मापन में होता है। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है। गंटरी जरीब की लंबाई 66 फीट यानी कि 22 गज होती है। मीट्रिक जरीब की लंबाई 20 मीटर या 30 मीटर होती है। एक मील में 8 फलांग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 फलांग होते हैं। खतौनी की नकल प्राप्त करने के लिए आरटी के रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम जाना होता है। ध्यान रखिएगा, खतौनी की नकल प्राप्त करने के लिए आरटी के यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम जाना होता है। भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33 में वार्षिक रजिस्टर खतौनी का वर्णन है। कृषि जोत आकार यूपी में सर्वाधिक सीमांत जोत है जो 1 हेक्टेयर से छोटी है। यूपी में लगभग 80% किसान सीमांत श्रेणी 1 हेक्टेयर से कम भूमि में आते हैं। भू राजस्व की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा भूमि पर लिया जाने वाला कर भू राजस्व कहलाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी ऑफ यूपी की। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि अर्थव्यवस्था की, एग्रीकल्चर की, फसलें एवं उत्पादन। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है, आप सभी को पता है। प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% कृषि में संलग्न है। ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन नवीन आंकड़े आपको 1-2 वर्ष बाद देखने को मिलेंगे जब नवीन जनसंख्या का पूरा ब्यौरा आ जाएगा, जनसंख्या जनगणना का। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम रैंक पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। चावल यानी कि धान उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में 3 फसल ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों हैं। बुवाई इनकी अक्टूबर से दिसंबर में होती है। खरीफ की फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार है। बुवाई इनकी जून जुलाई में होती हैं। जायद की फसलें ककड़ी, खीरा, तरबूज और जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं उस समय, भिंडी वगैरह, तरोई, ये सब की बुवाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। मेंथा ऑयल उत्पादन में यूपी का योगदान 90% है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। अमरूद के लिए प्रयागराज, इलाहाबाद प्रसिद्ध है। आम के लिए मलिहाबाद, लखनऊ और सहारनपुर प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी जीआई टैग प्राप्त है। पान की खेती के लिए महोबा जिला प्रसिद्ध है। अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। काला नमक चावल बुद्ध का महाप्रसाद सिद्धार्थनगर का ओडीओपी है। हल्दी और अदरक के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र उपयुक्त है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद करिए। राष्ट्रीय चीनी संस्थान एनएसआई कानपुर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना यूपी में 1999-2000 में शुरू हुई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू हुई। यूपी कृषि निर्यात नीति 2019 में लागू की गई। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा लगभग 75% होती है। नलकूपों के बाद नहर सिंचाई का स्थान आता है। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। शारदा नहर प्रणाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव यूपी के पश्चिमी जिलों पर पड़ा। हरित क्रांति से गेहूं की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। यूपी में चकबंदी योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे उद्योग एवं संसाधन की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख उद्योग एवं ओडीओपी की। यूपी की जीडीपी भारत में दूसरे तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के बाद पर रहती है। यूपी सरकार का लक्ष्य 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है कृषि के बाद।
और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर मैनचेस्टर जैसा कुछ है नहीं। यहाँ का पूरा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है कपड़ों की। चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। अलीगढ़ का ओडीओपी ताले एवं हार्डवेयर है। और मुरादाबाद का जो ओडीपी है वो धातु शिल्प पीतल नगरी कही जाती है। फिरोजाबाद का ओडीओपी कांच की चूड़ियां हैं, इसलिए इसको सुहाग नगरी कहा जाता है। कन्नौज का ओडीओपी इत्र है, इसलिए इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। वाराणसी का ओडीओपी बनारसी रेशम साड़ी है। भदोई का ओडीओपी कालीन है। मेरठ का ओडीओपी खेल का सामान है। खुर्जा बुलंदशहर का चीनी मिट्टी के बर्तन है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। लखनऊ में चिकनकरी और जरदोजी। गोरखपुर का टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां। बरेली जरी जरदोजी और बांस उत्पाद। ठीक है। मिर्जापुर कालीन और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र स्थित है। सिंगरौली सोनभद्र में कोयला की खानें पाई जाती हैं। यूपी में यूरेनियम सीमित मात्रा में ललितपुर में मिलता है। झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थित है। रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीएलडब्ल्यू मढ़ुआडीह वाराणसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलआईएमसीओ कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। यूरिया उर्वरक कारखाना आमला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में है। यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर, जिसका गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लखनऊ में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा लखनऊ कानपुर प्रयागराज में है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। एक्सप्रेसवे प्रदेश यूपी में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे 13 वाला राज्य है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ से प्रयागराज तक यह है और ये 2026 की शुरुआत में बनने की इसकी उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है लखनऊ से गाजीपुर। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा से आगरा है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा नोएडा में बन रहा है और कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है। पर्यटन उद्योग की अगर बात की जाए तो यूपी घरेलू पर्यटकों के मामले में देश में शीर्ष पर है। ताजमहल आगरा, काशी विश्वनाथ वाराणसी और वर्तमान में अयोध्या प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन की, ह्यूमन रिसोर्सेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 जनगणना की। 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जो वर्तमान में लगभग आपकी 26 से 27 करोड़ हो चुकी होगी। वर्तमान अनुमान 24 से 25 करोड़ के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा है। सही आंकड़े आपको 1 वर्ष के बाद दिखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो डेटा याद रखना है वो 2011 का ही याद रखना है, अगर पेपर आपका पहले हो जाता है नई जनगणना के आने के। भारत की कुल जनसंख्या में यूपी की योगदान 16.51% है। यूपी का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। यूपी की साक्षरता दर 67.7% है और पुरुष साक्षरता दर जिसमें 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। यूपी का लिंगानुपात 912 है। प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात गिना जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है 1024। यूपी में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। यूपी में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत बहुत कम है, जो कि है 0.6%। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या सोनभद्र में है। अब हम बात करेंगे श्रम रोजगार एवं योजनाओं की।
तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना है जो 100 दिन की गारंटी देती है। वर्तमान में इसका नाम बदला जा रहा है, तो यकीन मानिए ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। नया नाम इसका जो वर्तमान में प्रस्तावित है वो है बीवी जी राम जी योजना। मनरेगा के तहत यूपी में मजदूरी दर समय समय पर संशोधित होती रहती है, लगभग 230 प्लस होती है। मनरेगा में एक 100 दिन की गारंटी है और जो नई योजना बनाई जा रही है इसको प्रस्तावित करके उसमें 125 दिन की गारंटी मिलेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, कारीगरों हस्तशिल्पियों को टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान करना। कन्या सुमंगला योजना, बालिकाओं के जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता 15,000। सामूहिक विवाह योजना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु अनुदान। वृद्धावस्था पेंशन 1,000 प्रति माह पात्र बुजुर्गों को। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत महोबा यूपी से हुई थी। एलपीजी कनेक्शन। अभ्युदय योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं आईएएस पीसीएस जेई की मुफ्त कोचिंग। मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए। प्रवासन माइग्रेशन, यूपी से अंतरराज्यीय प्रवासन महाराष्ट्र दिल्ली अधिक होता है। कोविड के बाद प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। कौशल विकास मिशन, युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने हेतु। यूपी में श्रम कानून में सुधार कर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल मजदूरों को शिक्षा से जोड़ने के लिए है। स्कूल चलो अभियान, श्रावस्ती से सीएम योगी ने पुनः शुरू किया साक्षरता बढ़ाने के लिए। बैंकिंग सखी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने वाली महिलाएं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है। अब हम बात करेंगे कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्यों की। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यूपी का राज्य चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर कमान है। 1938 में इसे स्वीकृति दी गई थी। राज्य पुष्प की अगर बात की जाए तो पलाश और टेसू है। राज्य वृक्ष की अगर बात की जाए तो अशोक है। राज्य पक्षी की अगर बात की जाए तो सारस और क्रेन है। राज्य पशु की अगर बात की जाए तो बारहसिंगा है। राज्य खेल की अगर बात की जाए तो हॉकी है। यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यूपी की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करता है। ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। नेपाल से यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। यूपी में नगर निगमों की संख्या 17 है। नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर है। स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी के 10 शहर शामिल हैं। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यूपी का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में बना था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। विश्वविद्यालय याद रखिए, अभी वर्तमान पिछले कई पेपरों में यूपी SSC ने एक आदत बना ली है कि विश्वविद्यालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ अब राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय में है। यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना 1920 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्व का ऑक्सफोर्ड जिसे कहते हैं, 1887 में स्थापित हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रही बात आपको पीडीएफ प्राप्त करने की, तो स्क्रीन पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए नंबर देख रहे होंगे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं और हमें अपने पीडीएफ कैसे आपको प्राप्त करनी है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।